नमस्कार। डीएनएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और संबंधित जो टॉपिक है वो लास्ट है उसका उसी के बारे में से बात करते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु जो कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई थी, हालांकि हमने पिछले वीडियो क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो कुछ शेष योजनाएं हैं जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु अन्य योजनाएं व कार्यक्रम व परियोजनाएं। ऐसे परियोजनाएं और योजनाएं एक ही बात है, आप एक काम करते हैं लोग उसको मिटा ही देते हैं। तो ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु अन्य योजनाएं व कार्यक्रम, ये हर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है हमको। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू फोकस as overall development with the help of cognitive aspect, with the help of physical aspect, with the help of social aspect, with the help of spiritual aspect. So all are essential for overall development. ये सभी चारों जो एस्पेक्ट है, ये सभी चारों पहलू जो हैं समग्र विकास कराने के लिए आवश्यक है, समग्र विकास कराने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को सिखाना, करके सीखने पर जोर देना और समग्र विकास की ओर उनको बनाने की कोशिश करना। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कुछ अन्य योजनाएं जिसके हम लोगों ने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था, कुछ योजनाएं रह गई हैं। देखिए लास्ट टॉपिक है ये प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास, ये लास्ट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हीं में से अन्य योजनाएं जो थी विद्यालय शिक्षा की तैयारी, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय शिक्षा की तैयारी का क्या योजना थी या विद्यालय शिक्षा तैयारी के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। 6 वर्ष तक के बच्चों को, चूंकि प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर में नामांकन के लिए हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 6 वर्ष के बाद में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराना। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। प्राथमिक विद्यालय में प्रथम 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक समय निर्धारित करना कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर, यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो 6 माह का सेशन होता है, तो उसमें पहले ही समय का निर्धारण कर दिया गया कि 6 सप्ताह से लेकर, अब प्राथमिक स्तर की बात है तो 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह का समय निर्धारित हो गया। अब इसमें भी बच्चों का सर्वांगीण विकास कराना है और उनको उनके प्रत्येक पहलू का विकास कराना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर उनको प्रेरित करने की कोशिश की। व्यक्तिगत स्तर पर उनका विकास, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर विकास करना बेहद जरूरी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही व्यक्तिगत रूप से आवश्यक है। तो व्यक्तिगत रूप से उनको, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को हमको ज्ञान का दर्शन कराना है, प्रत्येक बच्चे को प्रेरित करना है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के उद्देश्य के साथ में आगे को लेकर जाना है। तो व्यक्तित्व विकास भी आवश्यक है और साथ साथ में सामाजिक रूप से जागरूकता
फैलाना, इस जागरूकता फैलाने के साथ साथ में हम उन्हें शिक्षा के उद्देश्य से जोड़कर देख सकते हैं। जो अभिभावकों की मदद से, शिक्षकों की मदद से, जो आज आप देख रहे हैं प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर के विद्यालय के शिक्षक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर या ब्लॉक के स्तर के निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में सर्वे करते हैं और सामाजिक जागरूकता फैलाकर शिक्षा के उद्देश्य से परिचित कराकर शिक्षा की योजनाओं के अंतर्गत उनकी कल्पनाओं से उनको प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराने की कोशिश करते हैं, जो कि मुमकिन है ज्ञान। तो इस तरीके से व्यक्तित्व व सामाजिक तैयारी हमारा जो योजना है विद्यालय शिक्षा की तैयारी, तो उसमें आपने देखा व्यक्तित्व व सामाजिक रूप से तैयारी। दूसरी बात है शैक्षिक तैयारी, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। शैक्षिक तैयारी का तात्पर्य है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में सिलेबस के मीडियम यानी कि पाठ्यक्रम के माध्यम से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जिसको कहते हैं शैक्षिक प्रक्रिया। तो शैक्षिक प्रक्रिया को जोड़ देने के लिए शैक्षिक तैयारी के रूप में उनको उनका दर्शन कराना, किस तरीके से हमारा जो उद्देश्य जो हमसे बहुत दूर है, उस उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करना। तो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके उनके लिए शैक्षिक तैयारी, आप देख सकते हैं कहीं पोस्टर लग रहे हैं, कहीं प्रदर्शनी हो रही है। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य क्या है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी से उनको जोड़कर देखना। अब बच्चों को तैयार करने के लिए कई सारे योजनाओं को, कई सारे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, क्योंकि बच्चों का समग्र विकास करना है, प्रत्येक पहलू के साथ में समग्र विकास करना है। तो जैसे हम पाठ योजना जैसे हम बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो मिड सेशन में हम उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी को भी ऐड करते हैं, जिसे कहते हैं मनोरंजनात्मक क्रियाएं। तो बच्चों का समग्र विकास करने के लिए मनोरंजनात्मक क्रियाओं की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्योंकि रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ में स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होती है, खेलकूद गतिविधियां भी होती हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को फिर से दोबारा कक्षा में ज्ञान के उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश कराना। तो बच्चे फिर से रिफ्रेश होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह से उनका सृजनात्मक विकास करना है, उनका सृजन करना है, उनके प्रतिभा का सृजन करना है, उनके बुद्धि के स्तर का सृजन करना है, उनके ज्ञान का स्तर का सृजन करना है, उनके व्यक्तित्व का सृजन करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, हमारा एजुकेशन के इनडायरेक्टली जो पर्पस होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो अपने इस उद्देश्य को समझ लें और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन भी करा लें। क्योंकि जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो मूल उद्देश्य होता है व्यवहार परिवर्तन कराना। तो उनके व्यक्तित्व का सृजन करना तथा शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल, यानी कि बच्चों क्या है कि हम बच्चों के स्तर के अनुसार हमको शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वर्बल और नॉन वर्बल मेथड के द्वारा, वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज के द्वारा हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को अगर हम इसी तरह से दिखाते रहेंगे, किताबों के द्वारा माध्यम से पढ़ाते रहेंगे, तो बच्चे समझेंगे नहीं। क्योंकि 20% स्टूडेंट वो गेन कर पाएगा, बाकी 80% स्टूडेंट हवा में उड़ जाएगा। तो उनको सिंपल टू इजी टू इजीएस्ट मेथड के द्वारा हम उनको एजुकेशन से टच कराने की कोशिश करेंगे। तो वर्बल, जैसे हम वर्बल काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 या A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, तो इस तरीके से वर्बल हम सिखाएंगे। और नॉन वर्बल लिखकर दिखाएंगे, और बच्चे अगर उसको लिखते हैं तो हम उसको इशारे सरल भाषा के माध्यम से उनको प्रेरित करके शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हम बच्चों के स्तर की बात, प्राथमिक शिक्षा के स्तर की बात है, तो उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराना है, स्पोर्ट एक्टिविटी कराना है, और म्यूजिक भी शामिल कराना है। कहानी कथन के द्वारा हम उनको प्रेरित करने की कोशिश करना है, क्योंकि कहानियां सुनाना, क्योंकि हम लोग आमतौर पर घर पर भी, हमारे पूर्वज हमें छोटे में बचपन में कहानी सुनाते थे। क्योंकि बचपन क्या है, बचपन को सुरक्षित करना जरूरी है, बचपन को ठहराना जरूरी है। तो बचपन को प्राथमिक स्तर पर, चूंकि बचपन होता है, 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो बचपन होता है। और
प्री चाइल्डहुड की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस तरफ उनकी सीखने की प्रवृत्ति पर हमें ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से गीत व कहानी के माध्यम से उनको प्रेरित करेंगे, खेलकूद गतिविधि के माध्यम से प्रेरित करेंगे और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को हम तैयार करेंगे। तो ये है विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। आगे वाली योजना पर हम अध्ययन करेंगे। आगे वाली योजना क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान, संपूर्ण साक्षरता अभियान, कंप्लीट, इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन। डियर स्टूडेंट, हिंदी के साथ अगर इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम कनेक्ट करते चले आए तो हम कह सकते हैं कि हम कभी कभी हमारा कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आ जाता है, तो हम अगर इंग्लिश नहीं पता तो उस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, तो इंग्लिश को भी समझना जरूरी है। तो हम दोनों ही लैंग्वेज से हम उसको इस सब टॉपिक को समझते चलेंगे। तो कंप्लीट लिटरेसी कैंपेन यानी कि संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये जो है 5 मई 1988 में आया। 5 मई 1988 में आया, जो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र स्तर पर इसको स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि 2007 तक न्यूनतम स्तर पर 75% साक्षरता को बढ़ाना, यानी कि 75% 2007 तक। क्योंकि ये योजना सन 2000 के बाद में सुधार के बाद अस्तित्व में आई। तो 5 में 1988 की बात है। हालांकि इसको जो प्रोत्साहन मिला वो 2000 में मिला सर्व शिक्षा अभियान के मदद से, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पूर्व जो है 5 में 1988 की योजना लागू हुई थी पूरे भारतवर्ष में, जिसका उद्देश्य था कि 75% लिटरेसी ग्राफ को बढ़ाने पर जोर देना, साक्षरता पर जोर देना। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अभी शायद लास्ट ईयर की बात है कि स्कूली सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे भारतवर्ष में स्कूल सर्वे हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो है केरला टॉपर था। वैसे भी केरला जो है उसका लिटरेसी ग्राफ जो है 95% से ऊपर ही रहता है, और सेकंड पोजीशन थी वो थी राजस्थान की, थर्ड पोजीशन थी कर्नाटका की, और हमारे उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन थी वो सबसे लास्ट में थी। जबकि इससे पहले बिहार की पोजीशन आ चुकी थी, यानी कि बिहार में ठीक है लिटरेसी ग्राफ। तो इस तरीके से 2007 तक लक्ष्य रखा गया कि 75% लिटरेसी ग्राफ को रेस करना, लिटरेसी ग्राफ को साक्षरता की दर न्यूनतम साक्षरता की दर 75% तक कराना, ये उद्देश्य था। 5 मई 1988 की बात है, और 1995 तक 8 करोड़ भारतवासियों को साक्षर कराने की कल्पना की गई। तो इस तरीके से इसमें कई अन्य उद्देश्य भी जोड़े गए, जैसे समृद्धि सामूहिक रूप से साक्षर तथा संबंधित सभी स्वैच्छिक संस्था, श्रमिक, छात्रों और शिक्षकों की सभी की सक्रिय सहभागिता से ये महसूस किया गया कि इस योजना को लागू करना जरूरी है। क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृति का देश है, विश्व में भारत जो है बड़ी एक अलौकिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से सभी को जोड़कर इस अभियान की आवश्यकता को महसूस किया गया। हाँ, दूसरी बात यह है कि इस अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे संगठन भी जुड़े। आपका यूजीसी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी, यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी,
और स्वैच्छिक संगठन, जिसमें अब देखिए इसमें क्या है कि शिक्षा के उद्देश्य को प्रमोट कराना है। शिक्षा के, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्राथमिक शिक्षा के स्तर जो है, एक तो प्रबंधकी और अकादमिक, यानी कि दो रूपों में इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर जोर देना। तो प्रबंधकी यानी कि मैनेजमेंट, तो जो रुचि अनुसार, अपनी रुचि अनुसार स्व संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जिसका अधिपत्र होता है वो मैनेजमेंट होता है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा अकादमिक, तो दो तरीके से प्राथमिक शिक्षा के विकास को बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो उस तरीके से हमें तो आधार मिले। तो इस आधार पर संपूर्ण साक्षरता अभियान, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की बात हो रही थी, पूरे भारतवर्ष में लागू कराना था, और उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतवर्षी को साक्षर बनाना। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतवर्षी को साक्षर बनाना। तो जिसके तहत यूजीसी बड़ा संगठन जुड़ा, एनसीईआरटी बड़ा संगठन जुड़ा, और स्वैच्छिक संस्था एक बड़ा संगठन जुड़ा, और नेहरू युवा एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन जुड़ा। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल नेहरू युवा केंद्र जो है पूरे भारतवर्ष में शिक्षा को जागरूकता बढ़ाने के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें कई सारे विषय शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक थीम को रेगुलेट किया था कि स्वच्छता अभियान। तो नेहरू युवा केंद्र ने इस अभियान को प्रमोट कराने के लिए इस थीम के सहायता से कई विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में भ्रमण किया, विद्यालय महाविद्यालय भ्रमण किया, और इस उद्देश्य को गतिशील कराने में जोर दिया, क्योंकि आवश्यक है। स्वस्थता और स्वच्छता व्यक्तिगत ग्रोथ में, यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। फिटनेस और वेलनेस, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट थिंग को जो नेहरू युवा केंद्र ने प्रमोट कराया। नेहरू युवा केंद्र संगठन। अब देखिए संपूर्ण साक्षरता अभियान, चूंकि जागरूकता के तौर पर इस अभियान को देखा जा रहा था, तो इसके साथ में कई बड़े संगठन जुड़े, और इन सभी के सहयोग से इस अभियान को बढ़ाया गया। और चूंकि संपूर्ण साक्षर बनाना था, और तो मुमकिन था सतत शिक्षा की मदद से, कंटिन्यूअस एजुकेशन की मदद से इस अभियान के उद्देश्य को बढ़ाया गया। तो ये था हमारा संपूर्ण साक्षरता अभियान। हम लोगों ने इस बात को समझा। इसमें देखिए आप लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन जुड़े। तो आपने देखा यूजीसी, एनसीईआरटी, नेहरू युवा केंद्र, और स्वैच्छिक संस्था, और सतत शिक्षा, जो कि जिसके लिए हम सभी लोग जुड़े, शिक्षक, अभिभावक और छात्र और अन्य संगठन भी जुड़े। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी स्टडी किया संपूर्ण साक्षरता अभियान। और अब जो है अन्य दूसरी यानी कि तीसरी योजना को हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद वाली कौन सी योजना थी? तो डियर स्टूडेंट, एक बात आप याद रखिए, जो भी योजनाएं भारत देश में क्रियान्वित हुई, इम्प्लीमेंट हुई, जो नई योजना आने प्रीवियस पीरियड में जो योजना चल रही थी, उसी प्रीवियस पीरियड में उस योजना का डाटा भी निकाला जाता था, डेटा कलेक्शन किया जाता था, एनालाइज किया जाता था, और सिंथेसिस किया जाता था। उसके बाद में रिजल्ट के माध्यम से कंक्लूजन निकाला जाता था, निष्कर्ष निकाला जाता था, और आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके नई योजना को लागू किया जाता था। और इस तरीके से चूंकि प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रम की बात हो रही है, विकास हेतु जो जोर देने की या बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, तो उस पर अन्य अभियान भी आया, जिसको कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य था कि सभी को शिक्षित होने का अधिकार। हम लोग को पहले भी पता है, हालांकि ये वाला जो अभियान है 2001 से पूरे भारत राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में लागू किया गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि अच्छा एक बात ये भी है कि सर्व शिक्षा अभियान को जोर देने के लिए, या इसका दारोमदार जो था बेसिक शिक्षा परिषद को था, बेसिक शिक्षा परियोजना को था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को था, वह अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर सभी के लिए या सभी के
उद्देश्य को बढ़ाने के लिए सुनियोजित रूप से सार्थक प्रयास किए गए। इसी तरह से इसमें सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ाने के लिए चूंकि अगर इस किसी भी अभियान को अगर बढ़ाना है तो उसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना आवश्यक है, क्योंकि ये कोई भी योजना या अभियान जो है वो राज्य तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में लागू होती है और भारतवर्ष के बाद में विभिन्न प्रांतों में जाती है, विभिन्न राज्यों में जाती है। तो इस तरीके से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान पूरे भारतवर्ष में लागू की गई, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक निर्बल को, प्रत्येक पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में जोड़कर देखना। तो इस तरीके से इसमें 2003 तक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया और शिक्षा गारंटी योजना को वैकल्पिक अध्ययन के रूप में देखा गया कि आपको हर हाल में एजुकेशन मिलना है, आपका अधिकार है। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वे करके वहां के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में बताया जाता है कि शिक्षा गारंटी योजना है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। 6 वर्ष की आयु में आपको नामांकन कराना है और उद्देश्य था 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रोत्साहन करके उनको अग्रसर करना। तो इस तरीके से 2003 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर जोर देना और साथ साथ में शिक्षा गारंटी योजना को भी संचालित करना और वैकल्पिक और अन्य विद्यालय की स्थापना, इस तरीके से बच्चों को जागरूक करने के लिए कई जगह पर कैंप लगाए गए, कई जगह पर बच्चों के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए आकर्षक पद्धति की सहायता से उनके उद्देश्य को बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो इस उद्देश्य को बढ़ाने के लिए, इस प्रयास को बढ़ाने के लिए शिविरों की स्थापना की गई। शिविरों के माध्यम से, जिसको कहते हैं टूर, तो आज इंटरमीडिएट स्कूलों तक या कई विद्यालय महाविद्यालयों में टूर की व्यवस्था की जाती है, भ्रमण शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का स्तर है उस कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक या शिक्षा का स्तर जो है व्यावसायिक स्तर के रूप में, व्यावहारिक स्तर के रूप में भी शामिल है। क्योंकि व्यवहार परिवर्तन कराना है तो जो चीजें, जो इतिहास को, जो उद्देश्य को हमने किताबों में पढ़ा, वो उद्देश्य अगर हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाए तो सिंपल सी बात है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि हम उसको सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, स्पर्श करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ताजमहल में देख लीजिए, ताजमहल में देखो कि आप रहते हो, उसमें आप अगर स्टडी करोगे तो बहुत ही बारीक से उर्दू, बल्कि उस टाइम की फारसी भाषा के माध्यम से उसमें उस भारतीय विरासत का उल्लेख किया गया है। आप देखेंगे जाके लाल किले में, आप देखेंगे जाकर जयपुर के आमेरगढ़ या जयगढ़ किले में, तो उसमें जो कलर बनाए गए हैं उस टाइम पर पेंट नहीं हुआ करता था। आज के टाइम पर तो पेंट है, पेंट के माध्यम से दरवाजे या किसी भी इक्विपमेंट में हम कलर करके उसको नया बना लेते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था कि सब्जियों के माध्यम से कलर बनाए जाते थे, जो आप देख सकते हैं किसी भी विश्व विरासत संस्कृति को देखें, आप देख सकते हैं किसी विश्व विरासत इमारत को के रूप में, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें ऐसे कई जगह पर शिलालेख या कुछ भी लिखा हुआ तो उसमें कलरों के माध्यम से आज भी चीजें बने हुए। तो इस तरीके से शिविरों के माध्यम से बच्चों को जागरूक कराने की कोशिश की गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर संचालक हुआ करते थे, प्रबंधक हुआ करते थे, कार्यक्रम के रूपरेखा बनाने के लिए शिविर संचालक हुआ करते थे, ऐसा हुआ करते हैं। तो इस तरीके से शिविर के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कई लोगों को इस प्रयास को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक शिक्षा पूरी करने पर जोर दिया गया और 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पर
शिक्षा कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जोड़ने की कोशिश कराना और उनको हर तरह से शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश कराना, तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराना और आकर्षण पद्धति के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने की कोशिश कराना, तत्पश्चात को शिक्षा के उद्देश्य से जोड़कर देखने की कोशिश करना। इसके बाद हम देखेंगे अन्य योजना कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अन्य योजना और कौन सी अन्य योजना है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया। तो वो थी, लिख लेते हैं, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। क्योंकि डियर स्टूडेंट, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र थे उस समय जहां पर लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी, लड़कों को प्रमोट किया जाता था। हाँ, और उस टाइम ये भी था कि एकल विद्यालय की शिक्षा की सहायता से बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज क्या है, विद्यालय हो या महाविद्यालय में लगभग सभी जगह सह शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो एकल विद्यालय थे उनको भी परिवर्तित करके सह शिक्षा की सहायता से शिक्षा के उद्देश्य को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री का गठन किया गया। तो लड़कियों को शिक्षित कराने के लिए प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना का भी गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था विद्यालय में बालिकाओं को ठहराव कराना, विद्यालय में लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना। तो इसलिए विद्यालय में बालिकाओं को ठहराना, उनको ठहराकर बालिकाओं को रोकना, क्योंकि लड़कों या लड़की दोनों को ही विद्यालय में ठहराया जाता है। तो विद्यालय में ठहराव कराने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इस योजना का जो उद्देश्य था, बालिका को विद्यालय में ठहराव पर जोर देना और साथ ही साथ उनको ज्ञान के साथ में उनका भी समग्र विकास कराना। तो बालिका की शिक्षा अब उद्देश्य है, देखिए, क्योंकि प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था कि बालिका की शिक्षा को भी व्यावसायीकृत करना और साथ ही साथ में उनके व्यवहार में भी परिवर्तन कराना और अन्य उद्देश्य के रूप में उनके ज्ञान को भी प्रोत्साहन देना। 28 जुलाई 2007 तक विद्यालय में ठहराव पर बल देना, यानी बालिका की शिक्षा पर बल देना। 2007 तक लड़कियों की शिक्षा को भी प्रमोट कराना जरूरी था, लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ाना जरूरी था, उनका डेवलपमेंट करना भी जरूरी था। तो इसी तरीके से 28 जुलाई 2007 तक विद्यालय में ठहराव पर जोर दिया गया, क्योंकि बालिका की शिक्षा के लिए। और अध्यापकों के लिए भी अब इस तरीके से बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को भी संवेदीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, शिशु शिक्षा केंद्र प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, आप सुन लीजिए। तो इस तरीके से अध्यापकों के लिए भी संवेदीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई कि कैसे हम सह शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान के उद्देश्य से दोनों वर्गों को जोड़ने के साथ साथ में ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दोनों वर्ग कौन? लड़का और लड़की। तो आज की क्लास में क्या है कि वन साइड गर्ल्स बैठी होती है, वन साइड बॉयज बैठे होते हैं, दोनों के साथ में कंपटीशन होती है, दोनों के साथ में विचारों का आदान प्रदान होता है। टीचर और गर्ल्स बॉयज के साथ में इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन के माध्यम से क्वेश्चनर मेथड के द्वारा अलग अलग या विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कराई जाती है, उनको प्रेरित किया जाता है।
कि जितना बॉयज बोल सकते हैं उतना गर्ल्स भी बोल सकती है, जिसके पास जो भी आंसर हो स्वतंत्र रूप से उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। तो इस तरीके से इस उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव पर जोर दिया गया और उस जो ठहराव पर जोर देने के लिए अध्यापकों के लिए भी संवेदीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। शिशु शिक्षा केंद्र प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। डियर स्टूडेंट, आपको हालांकि बालिका की गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में ही विद्यालय की स्थापना कर दी थी और इसके कुछ वर्ष बाद जीआईसी की स्थापना कर दी थी। 1858 में ही राजकीय विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और उसी आधार पर, चूंकि राजकीय विद्यालय थी जो कि बॉयज तक सीमित थी और साथ साथ में लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट कराने का प्रयास था, तो उसी आधार पर चूंकि उसी आधार पर जो है शिशु शिक्षा केंद्र प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। जीवन विकास कौशल कैंप बनाए गए कि लड़कियां भी अपना करियर बना सकती हैं, लड़कियां भी अपने जीवन को सुरक्षित कर सकती हैं, लड़कियां भी जीवन से संबंधित सुंदर कल्पनाओं का निर्माण कर सकती हैं। उनको उनके लिए रेमेडियल कैंप भी लगाए गए कि अगर भाई लड़कियों को भी समस्या आती है, लड़कों को भी समस्या आती है, तो बालिकाओं की समस्या को देखते हुए या प्रत्येक बालिका को शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ने के लिए उपचारात्मक कैंप की व्यवस्था की गई, जिसको रेमेडियल कैंप बोलते हैं। तो रेमेडियल कैंप की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से जीवन के प्रत्येक पहलू का विकास करने के लिए बालिका की शिक्षा पर जोर देना प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो अब हम लोग आगे इसके देखेंगे, हम योजना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी आगे योजना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये और आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी कि न्यू एंडेवर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का लास्ट टॉपिक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसको नोट भी करते रहिए, समझते रहिए और जो भी आपको मिस्टेक या कुछ डाउट होता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें बता सकते हैं और उस जो भी आपको प्रश्न या क्वेश्चन आपको लगे तो आप उसका आंसर जान सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए, जिससे हम लोग पता चले कि और क्या क्या चीज छूट रही थी। उसके बाद हम फिर से रीस्टडी करके दोबारा उस एजुकेशन के ऑब्जेक्ट को स्टडी करें। तो आइए हम लोग इसी तरीके से हम आगे के अभियान को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जो अभियान आया वो बहुत ही पूरे भारतवर्ष में तेजी से तीव्र गति से फैला, जिसको कहते हैं स्कूल चलो अभियान, जिसको कहते हैं स्कूल चलो अभियान। ये योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई क्योंकि इस योजना का जो उद्देश्य था शिक्षा के उद्देश्य को तीव्र गति से प्रोत्साहित कराना, शिक्षा के उद्देश्य को तीव्र गति से बढ़ाने की कोशिश कराना, गतिशीलता देना। और गतिशीलता देने के लिए जुलाई 1996 में विश्व बैंक की अधिकारी थी, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, विश्व बैंक के अधिकारी श्रीमती कैरोलिन के नेतृत्व में एक ग्रुप आया भारत देश में, एक दल आया भारत में, भारत की शिक्षा का गुणवत्ता परखने के लिए, भारतीय शिक्षा के स्तर पर जांच करने के लिए। तो विभिन्न राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया। तो भारतीय शिक्षा के स्तर का जो जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि कहाँ पर शिक्षा के स्तर को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, कहाँ पर ठीक चल रहा है, न्यूनतम साक्षरता के स्तर को बढ़ाना कहाँ आवश्यक है। और इस तरीके से श्रीमती कैरोलिन जो विश्व बैंक की अधिकारी थी, कैरोलिन ने नेतृत्व में जो दल आया उसने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश में क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाना जरूरी था, उन्होंने सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में जब भ्रमण किया, भ्रमण में उन्होंने देखा कि कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर बालिका शिक्षा बहुत पीछे है बालक शिक्षा की अपेक्षा। बालक शिक्षा की अपेक्षा बालिका शिक्षा का दर जो है काफी नीचे है। तो इस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में ऐसे कई राज्य आज भी हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं हरियाणा, राजस्थान वगैरह या छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो उस पर इस योजना के तहत उनको भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह से विश्व बैंक के अधिकारी कैरोलिन ने उत्तर प्रदेश में भी भ्रमण किया और उन्होंने जो आंकड़ा पाया तो वह आंकड़ा बड़ा ही रोचक था कि उत्तर प्रदेश की बालिका साक्षरता का जो लगभग जो परसेंट था, बालिका साक्षरता
गर्ल्स लिटरेसी ग्राफ। ट्वेंटी 26%। यूपी उस टाइम अच्छी पोजीशन थी, तो उस टाइम क्या था, 26% उन्होंने पाया कि बालिका शिक्षा का जो दर है उत्तर प्रदेश में वो 26% है, जबकि पूरे भारतवर्ष में 39.61%। तो उन्होंने पाया कि पूरे भारतवर्ष में जो साक्षरता की जो दर है, इस बैंक के अधिकारी कैरियर ने जब उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि 26% बालिका साक्षरता की दर है, और भारत की जो साक्षरता का दर जो उन्होंने आकलन किया वो था 39.61%। 39.61%। तो इस तरीके से उन्होंने इसी को आधार बनाकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस योजना को पूरी तरह से एक्टिव बना दिया। तो स्कूल चलो अभियान और इसी तरीके से अब चूंकि बालिका शिक्षा पर जोर देना था तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इसके साथ में अन्य योजना भी आई। स्कूल चलो अभियान के बाद में जो 2004 से निरंतर क्रियाशील है, सक्रिय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये योजना जब पूरे भारतवर्ष में लागू हुई और ये योजना के माध्यम से बालिका को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित कराने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर कई निर्धन परिवार निर्भर हैं, जहाँ पर लड़कियां शिक्षित नहीं हो पा रही, लड़कियां शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ नहीं पा रही हैं। तो उनको शिक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही बल्कि ब्लॉक स्तर पर ही बल्कि कस्बा प्रति ज्यादातर कस्बों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि एकल विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है और लगभग आज के टाइम पर 750 आवासीय विद्यालय है। आप आवासीय विद्यालय देखोगे तो नवोदय विद्यालय भी आवासीय विद्यालय, लेकिन वो क्या है, वो को एजुकेशन है, और ये क्या है, एकल विद्यालय है जहां पर लड़कियों की शिक्षा को भी प्रमोट कराया जाता है। तो 750 आवासीय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। जिनका उद्देश्य निर्धन व निर्बल व आर्थिक रूप से कमजोर, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो शिक्षा के उद्देश्य से बहुत दूर है, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की, ताकि लड़कियां भी लिटरेट हो सकें, लड़कियां भी अपने लिटरेसी ग्राफ को प्रमोट करा सकें, लड़कियां भी साक्षर हो सकें, पढ़ सकें। तो उनके उद्देश्य को बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की, जहां पर भोजन और आवास दोनों की व्यवस्था है और योग्य शिक्षकों के माध्यम से उनका दिशा निर्देशन किया जाता है, उनका समग्र विकास किया जाता है, समस्त पहलुओं के साथ में उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनको गतिविधि होने वाली या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है और साथ ही साथ अन्य उपयोगी गतिविधियों के साथ में उनको प्रेरित कर आकर्षित कराया जाता है। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो उद्देश्य था उनका सर्वांगीण विकास कराना। आगे हम लोग देखेंगे जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना थी वो 2004 से निरंतर क्रियाशील है, एक्टिव है, आज भी चल रही है। रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि गर्ल्स के लिए है। तो इस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बालकाल शिक्षा और
शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना, बाल माध्यम प्रयोगशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बच्चों की रुचि का अध्ययन करना, बच्चों के मनोवृत्ति का प्रोत्साहन देना, बच्चों के व्यक्तित्व का सृजन करना और सृजनात्मक क्षमता पर जोर देना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को भी आप देखिए, जिसको आप अगर शॉर्ट में, हाँ इसको एक तरह से और देख लीजिए, शॉर्ट में आप देखोगे ECCE के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो ये इस योजना का शॉर्ट टर्म है। प्रश्न आ जाता है कि ECCE का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख देंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये आया NCERT के दिशा निर्देशन के व उनके सराहनीय प्रयास के माध्यम से इस योजना का अनावरण हुआ भारत देश में। दूसरी बात क्या है कि भारत के बच्चों का सृजन करने के लिए बाल माध्यम प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ये आज के टाइम पर 10 स्टेट में चल रही है। जैसे ये 10 स्टेट में योजना चल रही है। बिहार हो गया, गोवा हो गया, MP हो गया, UP हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नागालैंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया और तमिलनाडु। तो इन 10 राज्यों में ये योजना पूरी तरह से सक्रिय है, चल रही है। 1977 में यूनिसेफ के सहयोग से बाल माध्यम प्रयोगशाला स्थापित की गई। जो तो यूनिसेफ आज भी आप देखोगे, यूनिसेफ जो है प्राथमिक स्तर पर आज भी सहयोग कर रही है। यूनिसेफ की मदद से मिड डे मील की भी स्थापना हुई। मिड डे मील क्या मिड डे मील स्थापना यानी कि विश्व आहार मध्य माध्याह्न योजना जो हुई, मिड डे मील आई, जो मिड डे मील ये आई थी 15 अगस्त 1995। इसको नोट कर लीजिए कि मिड डे मील योजना कब आई, कब इसका अनावरण हुआ, तो आप बता सकते हैं 15 अगस्त 1995। तो 1977 में यूनिसेफ के सहयोग से बाल माध्यम प्रयोगशाला का अनावरण हुआ, जिसका उद्देश्य था बालकों का प्रयोगशाला के माध्यम से उनकी बुद्धि का सृजन करना, उनके व्यक्तित्व का सृजन करना, उनके ज्ञान को रचनात्मक पद्धति की सहायता से उनके व्यक्तित्व का विकास करना, आवश्यकता के अनुसार उनके व्यवहार परिवर्तन कराना और अन्य प्रकार की गतिविधियों से उनको प्रोत्साहित करना। तो अब जो है अंतिम योजना है, जो जिसे टॉपिक की अंतिम योजना है, उसको हम स्टडी करेंगे, जो है राष्ट्रीय बाल परियोजना। राष्ट्रीय बाल परियोजना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट। 2009 राइट्स ऑफ एजुकेशन में आपने देखा है, ये योजना जो है इसी पीरियड की ही है। तो 2009 में राइट्स ऑफ एजुकेशन इशू हो चुका था। हालांकि 2009 से पूर्व निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा पर प्रोत्साहन दिया जा रहा था और संबंधित योजनाओं का अनावरण भी हुआ था। संबंधित योजनाएं सक्रिय भी थी, तो जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराना, उनको शिक्षित करना। तो इस तरीके से विभिन्न
प्रांतों से संबंधित निर्बल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन यानी स्त्री शिक्षा और विकलांग शिक्षा, तो इन सभी को जोड़कर विभिन्न प्रांतों के रूप में विभिन्न प्रांतों में सर्वे के अनुसार इन सभी वर्गों को भारतीय शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया, शिक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया। और इन सभी वर्गों की प्रतिभा को निखारने के लिए कई प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 4 प्रकार के विद्यालय भारत में चल रहे हैं। जो सरकारी विद्यालय हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो गया, तीसरा है प्राइवेट स्कूल हो गया, और चौथा है स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल जो सरकारी विद्यालय की बात हो रही है, सरकारी एडेड यानी कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को गतिशील कराया जा रहा है। और वो तीसरा हो गया स्वावित्त पोषित विद्यालय, जो प्राइवेट कहा जाता है, जिसमें सेल्फ फाइनेंस यानी कि स्वावित्त, जिसमें जो प्रबंध की जिनका जो आधिपत्य होता है, जिनका इंटरफेयर होता है, वो होता है मैनेजमेंट। तो जिनका खुद का मैनेजमेंट होता है, खुद का अधिपत्य होता है, तो जिनके अधीन से जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था। तो तीसरे प्रकार का विद्यालय आपने देखा। चौथे प्रकार का विद्यालय आप देखें कि विशेष श्रेणी विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संबंधित है। नवोदय विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है एनवीएस, जो आज भारत देश में लगभग 630 विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है, जिसको कहते हैं गतिशील विद्यालय। गतिशील विद्यालय गतिशील विद्यालय जिसका उद्देश्य है विभिन्न वर्गों की प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कराना, विभिन्न वर्गों की प्रतिभाओं को गतिशील बनाना, और साथ साथ गणित व विज्ञान व खेलकूद शिक्षा, कला व कार्य अनुभव शिक्षा व सतत शिक्षा व सामाजिक शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश कराना, और आवश्यकता के अनुसार ब्रिज कोर्स। अब आप देख रहे हो कि आपकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे कोर्स चल रहे हैं, और वो हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो चाहे बायोटेक का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो साइंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो या अन्य विषय से संबंधित विभाग हो, तो सभी की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस गतिशील विद्यालय की स्थापना हुई। और उद्देश्य था राष्ट्रीय बाल परियोजना के तहत कि बाल श्रम को रोककर बाल अवस्था को शिक्षा के ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश कराना, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है कि चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं, ये 2 तरीके से होती है। एक तो 2 तरीके से देखी जाती है, प्री चाइल्डहुड इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसकी एज का जो ग्राफ होता है 6 से 8 वर्ष, और इसका होता है 8 से 13 वर्ष, और इसके बाद जो है किशोर अवस्था लग जाती है। ठीक है, 13 या 14 वर्ष कर दीजिए आप, और इसके बाद में किशोर अवस्था जुड़ जाती है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में चाइल्डहुड अवस्था जुड़ी गई। तो जब इसका अध्ययन किया इस अवस्था का, जिसने पाया कि यह अवस्था तीव्र गति से सीखने की कोशिश करती है, तो इसकी कोशिश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का निर्धारण किया गया, अनावरण किया गया, जिसमें उद्देश्य रखा गया कि बाल श्रम को रोककर बाल अवस्था को पूर्ण रूप से शिक्षित कराना। तो 2009 राइट्स ऑफ एजुकेशन के तहत, जो साल 2007 में ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया, और अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, कि जिसमें कहा गया कि जब तक बच्चा 6 से 14 वर्ष तक नहीं हो जाता है, तब तक उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यदि वो 14 वर्ष के बाद में प्रवेश लेता है, तो उसके वही योजना लागू रहेगी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को योजना लागू हुई थी। और इस तरीके से इस योजना का उद्देश्य जो था, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करना।
तो राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस 2007 के बाद में अगस्त 2009 में राष्ट्रपति के अनुमोदन की हस्तक्षेप की सहायता से शिक्षा को कानूनी तौर पर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में या शिक्षा का अधिकार के रूप में सुरक्षित कर दिया गया। इस तरीके से 2009 राइट्स ऑफ एजुकेशन इश्यू हो गया। तो राष्ट्रीय बाल परियोजना का जो उद्देश्य था 14 वर्ष तक को शिक्षित करना, बाल श्रम को रोककर इस अवस्था को शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश कराना, इस अवस्था को शिक्षा के उद्देश्य में तीव्र गति देना। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही काफी है और इस तरीके से प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास जो विषय है वो हमारा आज पूरा समाप्त हो चुका है। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक में जितनी भी बातें या जितनी भी योजना को आज अध्ययन किया गया है आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो अब आप जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस प्रयास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।